नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। हम डिस्कस कर रहे हैं जो जीएस जीके का सेक्शन है जो आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी में एग्जाम में पूछा जाएगा। जो एलटी ग्रेड में 30 क्वेश्चन जीएस के आएंगे और साथ ही साथ अन्य कोई एग्जाम है जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं जहां पर जीएस का पोर्शन पूछा जाता है, तो उसके लिए ये सेशन यूजफुल है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए पहला प्रश्न, विच इमेजिनरी लाइन, एक सेकेंड, विच इमेजिनरी लाइन डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स लैटिट्यूडनली। यानी कि इंडिया में लैटिट्यूड में वो कौन सी लैटिट्यूड वाली लाइन है जो इंडिया को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहां देखो आप, ये और यहां पे ये है 0 डिग्री और ये है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये है आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ और वहीं नीचे 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, अब देखो ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है ये पूरी अर्थ को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, लेकिन जो इंडिया है वो कहां पर है, यहां पर। तो इंडिया को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सी लाइन बांटती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और इसको हम नाम क्या देते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, क्या देते हैं, कर्क रेखा नाम देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आंसर क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए आगे देखिए, व्हाई डज इंडिया हैव अ सिंगल टाइम जोन। इंडिया में सिंगल टाइम जोन क्यों है। आपको पता है कि इंडिया में एक ही सिंगल टाइम जोन है, ठीक है, जो यूपी से निकला हुआ है। बाकी जैसे रसिया की बात करें तो अलग अलग टाइम जोन है वहां पे सबसे ज्यादा। इंडिया में एक ही टाइम जोन है जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आईएसटी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इंडिया में एक ही टाइम जोन है, इसके पीछे क्या कारण है। पहला, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, राजनीतिक एकता के कारण ऐसा है, तो ये बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा। बी, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के कारण है, ये भी नहीं है। टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, कंफ्यूजन से बचने के लिए और एक रूपता मेंटेन करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए जो है हमने एक ही टाइम जोन रखा है, हमने एक ही टाइम जोन रखा है। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें, द फाइनल लिबरेशन, जिसे मोक्ष कहते हैं, फाइनल लिबरेशन जिसे मोक्ष कहते हैं, जैन धर्म में उसे क्या कहा जाता है, मोक्ष की प्राप्ति, फाइनल लिबरेशन, इसे जैन धर्म में क्या कहा जाता है, तो कैवल्य की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति करना, इसे ही कहते हैं मोक्ष प्राप्त करना जैन धर्म। ठीक है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, कैवल्य। कैवल्य जो इंसिडेंट है, घटना है, वो किससे रिलेटेड है, एकदम फाइनल लिबरेशन, मोक्ष से संबंधित है, ध्यान रखना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में निम्नलिखित में से गरीबी का एक कारण क्या नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में गरीबी का कारण नहीं है। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या जनसंख्या वृद्धि गरीबी का कारण नहीं है भारत में, बिल्कुल है, हमें बताना है नहीं, लेकिन ये तो है। बी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्या बेरोजगारी गरीबी का कारण है इंडिया में, बिल्कुल है, पर हमें तो बताना है कौन सा नहीं है। लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार, क्या गरीबी का कारण नहीं है, जी भूमि सुधार से गरीबी का कोई संबंध नहीं है। बाकी लिटरेसी,
इलिटरेसी, असाक्षरता, अशिक्षा, असाक्षरता, ये भी गरीबी का एक कारण है। तो भाई यहां देखो, आप हमसे पूछ रहा है कि भैया आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो गरीबी का कारण है, जिनकी वजह से गरीबी होती है, एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से गरीबी नहीं होती, तो वो है भूमि सुधार। भूमि सुधार करने से कोई गरीबी नहीं आती, ठीक है, गरीबी से इसका संबंध नहीं है। बाकी जनसंख्या बढ़ती है तो गरीबी आती है, बेरोजगारी बढ़ती है तो गरीबी आती है, अशिक्षा बढ़ती है तो भी गरीबी आती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? प्रच्छन्न बेरोजगारी का उदाहरण क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का उदाहरण क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी हमें ज्यादातर कृषि में देखने को मिलती है। हमें कहां पर देखने को मिलेगी? कृषि में देखने को मिलती है। जब जैसे ये एक खेत है, ये एक फार्म है, अब इसमें 2 लोग काम कर रहे थे, तो उत्पादन इसमें हो रहा था जितना इसमें होना चाहिए। अगर 2 के साथ साथ 3 लोग और काम करने यहां पहुंच जाएं, तो इन 3 के जाने से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ क्या? नहीं, उत्पादन उतना ही रहेगा, चाहे 2 काम करें या 5 काम करें। तो इन 3 लोगों को जो कि एक्स्ट्रा गए वहां काम करने, इन्हें तो लग रहा है अपने आप में कि इन्हें रोजगार मिल गया है, लेकिन एक्चुअली में ये बेरोजगार हैं, क्योंकि इनके वहां पहुंचने से कोई एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन नहीं हुआ है, ठीक। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होगी? अ पर्सन वर्किंग इन मल्टीपल जॉब, गलत। मोर पीपल वर्किंग ऑन अ स्मॉल फॉर्म देन नीडेड, एक छोटे से खेत में जितने लोगों की जरूरत है काम करने के लिए उससे कहीं ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं उनको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्त, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तेंदुलकर कमेटी का संबंध किससे है? तो पॉवर्टी एस्टिमेशन से संबंध रखती है तेंदुलकर कमेटी। सुरेश तेंदुलकर कमेटी, पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, भारत में गरीबी के आकलन से संबंध रखती है तेंदुलकर कमेटी। रंगराजन कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, ये सब गरीबी से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। वेयर वॉज लॉर्ड महावीर बोर्न? लॉर्ड महावीर का जन्म कहां हुआ था? तो ये हमें अच्छे से पता है, कुंडाग्राम में होता है। कहां पर होता है? कुंडाग्राम, और ये वैशाली के पास है। कहां पर है? वैशाली के पास है लॉर्ड महावीर, लॉर्ड महावीर। तो ये आपके अंतिम तीर्थंकर, 24th अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ठीक है। और देखिए आप, जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश, जिसमें राजा थे पहले बिंबिसार, तो बिंबिसार को महावीर का कंटेम्पररी ही माना जाता है, उनके समकालीन ही थे गौतम बुद्ध, महावीर और बिंबिसार, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट का जो संयुक्त बैठक होती है उसका चेयरमैन कौन बनता है? तो जब लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन दोनों को एक साथ बुलाया जाता है, जिसे हम संयुक्त बैठक कहते हैं, जिसे हम संयुक्त बैठक बोलते हैं, जॉइंट सिटिंग बोलते हैं। इसको बुलाने की जो शक्ति है वो प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को ये पावर कौन देता है? आर्टिकल 108 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राष्ट्रपति जब संयुक्त बैठक बुलाते हैं दोनों सदनों की, तो इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये सवाल पूछा गया है आपसे। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, यानी कि अध्यक्ष कौन बनेगा? तो वही बनेगा जो उस समय लोकसभा का स्पीकर है।
लोकसभा का स्पीकर ही अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे, वर्तमान में भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? वर्तमान में भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? क्या कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है? तो सबसे कम है कृषि का। इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा है? नहीं। जी हाँ, सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा है। जब भारत की जो जीडीपी बनती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जब भारत की जीडीपी बनती है तो इसमें देखो प्राथमिक क्षेत्र भी आ जाता है, प्राथमिक क्षेत्र आता है और द्वितीयक क्षेत्र भी आता है और सेवा क्षेत्र भी आता है, सेवा क्षेत्र भी आता है। तो जब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात आए तो आप ध्यान रखेंगे प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम है, सबसे कम योगदान है और सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है, सबसे ज्यादा योगदान है। ठीक है, और जब एक और चीज हम बात करें, पूछा जाए कि लेबर पार्टिसिपेशन किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है? श्रम भागीदारी, लेबर पार्टिसिपेशन, तो ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा लेबर काम करती है प्राथमिक क्षेत्र में। लेबर का मतलब सभी जो काम करने वाले लोग हैं, प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा है और सबसे कम है सेवा क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में सबसे कम है, प्राथमिक में सबसे ज्यादा। क्लियर है? आगे, विच बॉडी पब्लिशेज द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया? भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण रिलीज होता है, भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण रिलीज होता है जो हमें बताता है कि अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है, अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है, क्या आपकी इकोनॉमी हेल्दी है, तो कितना क्या डेवलपमेंट हुआ, कितना क्या प्रोग्रेस हुई, जीडी कितना प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन हुआ, ये हमें आर्थिक सर्वेक्षण बताता है, इकोनॉमिक सर्वे बताता है। इकोनॉमिक सर्वे रिलीज कौन और इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सर्वे रिलीज करती है। ठीक है, नीति आयोग क्या है? नीति आयोग तो भैया एक थिंक टैंक है भारत का। नीति आयोग क्या है? थिंक टैंक है जो बहुत सारी इंडेक्सेस रिलीज करता है, बहुत सारी इंडेक्स रिलीज करता है। इसके अलावा प्लानिंग का काम भी देखता है, योजनाओं का काम भी देखता है भारत में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमने देख ही लिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश करता है, साथ ही साथ ये फिस्कल पॉलिसी भी बनाता है, ये भारत के अंदर फिस्कल पॉलिसी भी बनाता है, याद रखेंगे। और जब आरबीआई की बात आती है तो आरबीआई के कंटेस्ट में याद रखना है मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई। आरबीआई कौन बनाए? आरबीआई क्या बनाती है? मॉनेटरी पॉलिसी। सेबी की बात करें तो सेबी के कंटेस्ट में याद रखना सेबी इज अ रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी है भारत में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे, रेपो रेट का मीन्स क्या है? तो ध्यान रखना जब आरबीआई किसी भी कमर्शियल बैंक को, किसी भी कमर्शियल बैंक को लोन देती है, लेकिन ये लोन शॉर्ट टर्म के लिए होगी, लोन शॉर्ट टर्म के लिए होगी, तो किस परसेंट पर लोन देती है? तो जो ब्याज चुकाना होगा, इनको ब्याज चुकाना होगा, उसे ही कहते हैं रेपो रेट। क्या कहेंगे? रेपो रेट। तो ध्यान रखना, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द बैंक, वह बैंक दर जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को वो कर्ज देती है। ठीक,
निम्नलिखित में से कौन सा राजा जैन धर्म का महान संरक्षक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म को काफी बढ़ावा दिया, जैन धर्म को काफी बढ़ावा दिया। और जब हम बिंबिसार की बात करें, बिंबिसार, तो इनका संबंध देखा जाता है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। What is the tenure of the Chief Election Commissioner of India? भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर क्या है? तो बहुत ही न्यूज में है आजकल ये नाम, CEC, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त। ये आजकल बड़े न्यूज में चल रहे हैं वोट चोरी की वजह से, है ना। विपक्षी पार्टी वोट चोरी का आरोप लगा रही है, तो ये CEC बड़े न्यूज में चल रहे हैं। वर्तमान में CEC कौन है भारत का? वर्तमान में CEC कौन है? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार ये करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है भारत के। कितना होता है कार्यकाल? तो 6 साल या 65 साल की उम्र पहले हो जाए, या तो 6 साल टोटल हो जाए पहले, या 65 साल की उम्र पहले हो जाए, तो क्या होगा? उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इन इंडिया द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। भारत में जो मंत्री परिषद है, भारत में जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति जवाबदेही है? उसकी किसके प्रति जवाबदेही है? तो ध्यान रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा। लोकसभा मतलब लोअर हाउस। तो सेंटर की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोअर हाउस के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, और स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहती है। लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहती है। ठीक है, याद रखेंगे। चलो, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो हमें अच्छे से पता है, PR अंबेडकर। ठीक, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसमें बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी। फॉर एग्जांपल यूनियन पावर कमेटी जिसके चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके चेयरमैन BR अंबेडकर थे, सरदार पटेल भी थे जिनको बहुत सारी जिम्मेदारी दी गई थी। अब ध्यान रखना आप, ये जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, इसके अगर प्रथम अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए, अस्थायी अध्यक्ष, तो ध्यान रखना ये हो जाएंगे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और फिर पूछा जाए अगर परमानेंट, स्थाई, स्थाई पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए आज की क्लास में। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।